हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। तारीख पे तारीख ये वाला डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा होता क्यों है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में जुडिशियल सिस्टम कैसे काम करता है, इसका पर्पस क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों होता है डिले, क्या होते हैं मेन रीजन, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीजें कवर करेंगे और आपकी उस गलत फहमी को दूर करेंगे कि सिस्टम ही खराब है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेन पर्पस होता है आम लोगों में सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करना, मतलब लोगों को सेफ फील कराना ही इसका मेन पर्पज है। इतना ही नहीं, लोगों के दिमाग में ये बात भी घुसानी जरूरी है कि अगर कोई गलत काम करते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना काम इफेक्टिवली करेगा और आपको उसकी सजा पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय संविधान में सारा प्रोसीजर बने होने के बावजूद भी इंडियन क्रिमिनल सिस्टम कुछ तरह के चैलेंजेस फेस करता है, जिसमें ट्रायल्स का डिले होना, ट्रायल के पहले ही लोगों को डिटेन करना, करप्शन और पावरफुल लोगों को फेवर करने जैसे चैलेंजेस ये सिस्टम आज के समय में फेस कर रहा है। भारत में गलत काम करने वालों को पनिशमेंट देने का सिस्टम हजारों साल पुराना है। हमारे वेद और पुराण में ये चीजें क्लियर कट डिफाइंड है कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो धर्म के हिसाब से कैसे उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के तहत ये डिफाइन किया गया है कि कौन सा क्राइम किस कैटेगरी में आएगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे और अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा। 1860 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाए गए फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसकी शुरुआत की और आज के समय में इसमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश क्रिमिनल लॉ के हिसाब से ही बनी हुई हैं। इस सिस्टम में समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए, साथ ही बहुत सारी कमेटियां भी बनी जिन्होंने एक प्रोसीजर को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए, लेकिन ज्यादातर रिकमेंडेशंस पूरी तरह से लागू नहीं किए जा सके हैं। 2003 में जस्टिस मलिमात कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें 158 रिकमेंडेशंस दी गई। इसके साथ ही कमेटी ने एक बात और पॉइंट आउट करी कि करंट सिस्टम पावरफुल लोगों को सपोर्ट करता है। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 मेन फैक्टर हैं। सबसे पहला है पुलिस, जो क्रिमिनल को सबसे पहले पकड़ती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसको कोर्ट में पेश करती है, जिससे कि वहां पे सही और फेयर ट्रायल चलाया जा सके। क्योंकि पुलिस सबसे फ्रंट पे रहती है, इसलिए इसका रोल सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। घटना की पूरी जानकारी जुगाड़ना, साक्ष्यों को पता करना और साथ में पकड़े गए लोगों को इंट्रोगेट करने जैसा इंपॉर्टेंट काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर आता है जुडिशरी, जिसका काम है पूरी तरह से फेयर ट्रायल कंडक्ट करना। इसके लिए बहुत पेचीदा प्रोसीजर आज के समय में फॉलो किया जाता है, जिससे एक बात को इंश्योर किया जा सके कि कोई भी इनोसेंट आदमी को सजा नहीं मिले, भले ही कितने कल्प्रिट छूट जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है द करेक्शनल सिस्टम, मतलब जिसने भी क्राइम कमिट किया उसको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उसको सुधार गृह में डालना और उसको सुधारने का हर प्रयास करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी सोसाइटी का होता था। आपको पता होगा अभी के कुछ समय पहले ही अगर कोई भी व्यक्ति कोई जघन्य अपराध करता है तो सोसाइटी उसको पूरी तरह से बाइकआउट कर देती थी। धीरे धीरे सोसाइटी का ये नेचर चेंज होने लगा है। इस तीसरे कंपोनेंट का मेन पर्पज होता है क्राइम को डिस्करेज करना, मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है तो रिपीट उसका ना हो, सोसाइटी में उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी ना हो और दोबारा उसके होने की संभावना कम से कम या जीरो हो। ये सारा रोल तीसरे कंपोनेंट का होता है। इस तीसरे कंपोनेंट का रोल इतना बड़ा है कि क्राइम को बहुत तेजी से और बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से दूर भाग रही है। ये तो हुई सिस्टम की बात। भारत में 3 तरह की पनिशमेंट दी जाती है जब भी कोई व्यक्ति किसी आरोप के तहत गिल्टी प्रूव होता है। सबसे पहले चीज आती है इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जिसका मेन पर्पज होता है उसको इस चीज का एहसास कराना कि उसने गलत काम किया है। साथ ही इसका एक पर्पज और भी है कि जेल में रहने से उनका सुधार भी हो सके। इस सुधार वाले मोटिव पर अभी भी जेल प्रशासन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी पनिशमेंट है फाइन्स। अपराधी को फाइनेंशियल पनिशमेंट देने के लिए कोर्ट उसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल फाइन इंपोज करता है, जिसको समय के भीतर जमा करना होता है। आज के समय में ज्यादातर अपराधियों को इस तरह के फाइन वाली पनिशमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा आता है कैपिटल पनिशमेंट। अगर आपने कोई जघन्य अपराध किया है जैसे मर्डर या रेप, उस केस में आपको फांसी की सजा हो सकती है या फिर आपको आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हमेशा से डिबेट होती रही है कि किसी को फांसी की सजा देना कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं है और एक बहुत क्रूएल पनिशमेंट है जिसको कि बंद कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे देशों में ऑलरेडी ये स्टेप लिया गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट अगर किसी क्राइम के केस में दी जाती है तो वो आजीवन कारावास ही है, लेकिन भारत में अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान है। तो अगर आप कोई गलत और जघन्य अपराध करते हैं तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है।
इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से काम करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को बहुत इफेक्टिवली और बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है अभियोग पक्ष का, जो ये साक्ष्यों के आधार पर प्रूव करने की कोशिश करता है कि आरोपी ने ही वो अपराध किए हैं और उसको सही सजा दिलाने में भी इसका एक अहम रोल होता है। अभियोग पक्ष के काम में साक्ष्यों की एनालिसिस और सिचुएशन को एनालाइज करने जैसा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके तहत ही आरोपी को अपराधी सिद्ध करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही अभियोग पक्ष जितने भी विटनेस हैं उनका इंटरव्यू भी लेता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करता है। अगला इंपॉर्टेंट रोल आता है डिफेंडर का, जो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से एनालाइज करता है, जिससे आरोपी को अगर गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसको बचाया जा सके। इंडियन जस्टिस सिस्टम में हमेशा इस बात को प्रायोरिटी दी गई है कि कोई भी इनोसेंट कभी भी गलत पनिशमेंट ना पा सके। उसके लिए भले ही कोई अपराधी इस सिस्टम के लूप होल का फायदा उठा के बच ही क्यों ना जाए। इसलिए डिफेंडर की भूमिका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो आरोपी है वो कहीं गलत तरीके से तो नहीं फ्रेम किया गया है, उस बात को प्रूव करना भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादातर लोग कोर्ट्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन आप कभी इमेजिन करके देखिए, एक जज जिसको डिफेंडर की भी बात सुननी है, अभियोग पक्ष की भी बात सुननी है और उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है। इतना ही नहीं, हमारे ऑनरेबल जजेस को इस बात का पूरा एहसास होता है कि उनके एक डिसीजन से किसी की लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए कोई भी ऑनरेबल जज जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, कोई डिसीजन नहीं देता है। हम बाहर के लोगों को ये लगता है कि ये सिस्टम का फ्लॉ है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑनरेबल जजेस को पूरी तरह से सिचुएशन को समझना, एनालाइज करना और उसके हिसाब से पनिशमेंट देना होता है, जो कि एक बहुत क्रूशियल काम है। और शायद इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान भी किया गया है कि आप किसी जज के डिसीजन की अवमानना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल जज ही है जिसने सारी डिटेल बहुत बारीकी से सुनी है, हर चीज को समझा है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पर अपना कंक्लूजन निकाल के जजमेंट दिया है। ऑनरेबल जजेस हमेशा बारीकी से स्क्रूटनी करने के बाद ही कोई डिसीजन देते हैं। आरोप सिद्ध होने के बाद अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद कोर्ट कुछ स्पेशल सिचुएशंस में बेल भी ग्रांट करता है, जिसमें अपराधी जेल के बाहर भी रह सकते हैं। एक बार बेल मिलने का मतलब नहीं है कि आप हमेशा बेल पे बाहर रहेंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि अपराधी बेल पर बाहर रहने के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहा है, या उसको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं बेल के समय उसको फॉलो नहीं कर रहा है, या उसके देश को छोड़ के जाने की संभावना है, ऐसी कुछ कंडीशंस में उसकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। आज के भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्यों डिले हो जाता है न्याय, क्यों लोगों को समय से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, क्या मेन रीजंस है, क्या है कारण, उनको कैसे सुधारना है, इस पे भी एक नजर डालते हैं। डिले होने का सबसे बड़ा रीजन है बैकलॉग केसेस। इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, उनको निपटाने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। जस्टिस डिले होने में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। आज के समय में जजेस की कमी है, कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सपोर्टिंग स्टाफ भी उस हिसाब से अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए। डिले में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रोसीजर। हमारा जो अभी करंट जुडिशियल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करने में भी बहुत समय जाया चला जाता है। कभी कभी करप्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी वकील केस को डिले करने का कोशिश करता है, जिससे जजमेंट आने में काफ़ी समय लग जाता है। इंडिया में ऑन एन एवरेज लोगों को लीगल मैटर्स की जानकारी उतने अच्छे से नहीं होती है, जिससे उनको पता ही नहीं होता है कि किस कंडीशन में क्या एक्शंस लेने हैं और कैसे केस को जल्दी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे कारणों से भी कभी कभी कोर्ट को एक जजमेंट पे पहुंचने में समय लगता है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी का बढ़िया इस्तेमाल करना होगा, प्रोसेस को भी मॉडिफाई करके सिंपल और एफिशिएंट बनाना होगा, तभी हमारा सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा और लोगों को समय पे जजमेंट मिल सकेगा। बैकलॉग केसेस को डील करने के लिए लोक अदालतें बनाई गई हैं। लोक अदालतें दोनों पक्षों की आपस में बातचीत और कॉम्प्रोमाइज करा के केस को सॉल्व करने का एक इफेक्टिव माध्यम है। हम में से बहुत सारे लोग इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम करते फिरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे होते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो लोगों को हायर करना है, जो टेक्नोलॉजी को यूज करना है और प्रोसीजर को मॉडिफाई करना है, वो काम गवर्नमेंट का है। लेकिन एज ए सोसाइटी हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपराधियों को उतना ग्लैमराइज ना करें और उनको इस बात का एहसास करवाएं कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत काम किया है। जब तक सोसाइटी के लोग ऐसे लोगों का फिर से बहिष्कार करना शुरू नहीं करेंगे, अपराध पे कंट्रोल पाना मुश्किल ही बना रहेगा। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें हर शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज। थैंक यू सो मच।